Hello and welcome, my dear students of 9th standard, in my class of social science. And I hope that you are all doing well in your pandemic long vacation at your home. Okay, but still you have to attend the video lectures in order to study well. Okay, that also is true. So today we are going to start the new chapter of civics. सोशल साइंस का सिविक्स का एक नया चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, चैप्टर नंबर 10। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 पर यह स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो है हमारी, एक्चुअली दो टाइप की मेन गवर्नमेंट होती है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दोनों किस तरह से फंक्शन करती है और उसके अलावा दूसरे भी ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ओवरऑल गवर्नमेंट किस तरह से उसका फंक्शन होता है, प्लस किस तरह से पावर डिवीजन होता है, कितने ऑर्गन्स होते हैं, ये सारी बातों की हम चर्चा करेंगे इस लेसन में। और लेसन थोड़ा सा लंबा है तो ऑब्वियसली वी विल हैव सो मेनी लेक्चर्स एक्चुअली। ठीक है, जल्दबाजी में चैप्टर खत्म नहीं करना है, इसको ठीक से समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे तीन ऑर्गन्स के नाम, वो जानेंगे सबसे पहले कि गवर्नमेंट के मेन तीन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखे ही है कि देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। These are the three main organs of the government. लेसन की शुरुआत में ही वो चीज लिखी गई है। There are three organs of the government: the legislature, the executive, and the judiciary. ठीक है, डिटेल में उसके बारे में हम जानेंगे लेसन में। We shall study in detail the formation of these three organs of the government. किस तरह से ये ऑर्गन गवर्नमेंट के बनते हैं, फिर उसके अलावा their powers, उनकी सत्ताएं क्या होती है वो, ठीक है, their functions, वो किस तरह से काम करते हैं वो, and their interpersonal relation, एक दूसरे के साथ ये तीनों ऑर्गन किस तरह से जुड़े हुए हैं। ये तीनों बातों की बहुत डिटेल में चर्चा इस लेसन में होने वाली है। ओके, सेकेंड पैराग्राफ, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड देयर बाय अचीविंग द वेलफेयर ऑफ द नेशन। कोई भी देश हो, ठीक है, तो उसका मेन फंक्शन है कि लॉ एंड ऑर्डर सही तरह से इस्टेब्लिश करना, ओके, ताकि देश में शांति बनी रहे। और उसके अलावा एट द सेम टाइम टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। देश में जो नागरिक रहते हैं उनके फ्रीडम का ध्यान रखा जाए, उनके राइट्स का ध्यान रखा जाए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स खास करके उनका उसका ध्यान रखा जाए, उनको नर्चर किया जाए, ठीक है, और उस राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाए। ये हर एक देश का ऑब्जेक्टिव होता है और इसीलिए सरकार होती है। ठीक है, for the progressive development of the state, it is necessary that all the three organs of the government, that namely the legislature, the executive, and the judiciary, work in mutual unity, cooperation, and coordination, so that the government can run its administration effectively and efficiently. ठीक है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से चल पाए, इसलिए ये तीनों ऑर्गन जो गवर्नमेंट के हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और सही ढंग से जुड़े हुए हो, वो बहुत जरूरी है। तभी जाके यूनिटी और कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन के साथ गवर्नमेंट जो है वो काम कर सकती है। कोई भी देश की गवर्नमेंट है, ये उसकी बात है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। ओके, द लेजिस्लेचर फ्रेम्स द लॉज। यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया कि लेजिस्लेचर बेसिकली क्या होता है, तो वो लॉज बनाती है। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है वो लॉज फ्रेम करती है। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द फ्रेम लॉज। दूसरा जो ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, वो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उसको उसका काम इम्प्लीमेंटेशन करना है। और लास्ट वाला जो ऑर्गन है जुडिशरी, ओके, इट मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर बाय पनिशिंग द पीपल हु वायोलेट्स द लॉ। ओके, जुडिशरी यानी कि पुलिस और कोर्ट की जो व्यवस्था होती है उसको जुडिशरी कहते हैं। तो जो कायदे कानून को तोड़ता है उसको सजा देने का काम जुडिशरी का है। इस तरह से एक
बेसिक स्ट्रक्चर हमारे देश का, गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया गया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। द लेजिस्लेचर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट द स्टेट लेवल। ओके, हमारे बंधारण के अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबसे पहले बेसिक व्यवस्था ऐसी है कि सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे काम करती है वो पार्लियामेंट, आपने देखा ही होगा, एटलीस्ट पिक्चर में तो देखा ही होगा पार्लियामेंट को, जिसके 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ना है हमें। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन हाउस है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो स्टेट लेवल पे होती है, जिसको विधानसभा कहते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में। उसको कई राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, तो वो स्टेट लेवल की बात है। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली। ये वर्ड आपको याद रखना है कि स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होती है। ओके, the executive as per the constitution of India consists of the president, the prime minister and the cabinet of minister and their administrative system at the center. ओके, यानी कि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। तो सपोज हमने प्रीवियसली पढ़ लिया है ऑलरेडी कि 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक पढ़ा होगा आपने कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। फिर काम करने वाले, जो इफेक्टिवली वर्क करने वाले होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर। फिर उनका मंत्रिमंडल होता है जिसको कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, और उनके हाथ नीचे काम करने वाले जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होती है, वो सेंटर की बात है। एंड द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज एट द स्टेट लेवल। राज्यों की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि गुजरात भी एक राज्य है और इस तरह से 29 स्टेट्स हैं पूरे देश में। ठीक है, तो उसमें चीफ गवर्नर मेन होता है, राज्यपाल उसको कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, जिसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं, वो फंक्शन करते हैं गवर्नमेंट को, और उनका भी मंत्रिमंडल होता है जिसको हम कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, और स्टेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि मंत्रिमंडल के नीचे काम करने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ओके, वेयर एज इन द जुडिशरी, अब अगर हम जुडिशरी की बात करें तो पहले मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी कि कोर्ट और पुलिस की जो से बनी हुई जो सिस्टम होती है उसको जुडिशरी कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, हाईएस्ट लेवल की कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उसके मिडिल लेवल पे यानी उसी नीचे जो है हाई कोर्ट्स। हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही होती है, और हाई कोर्ट जो है लगभग हर एक स्टेट में एक होती है। ठीक है, हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट एंड एट द बॉटम देयर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबसे नीचे के लेवल में, जुडिशरी के सबसे नीचे के लेवल में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती है, जिसमें काफी सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती है, स्पेशल कोर्ट्स आती है। ठीक है, और सेशन कोर्ट्स भी आती है। वो राज्यों में लगभग हर एक टाउन में या हर एक सिटी में होती है वो। ओके, तो वो सबसे नीचे का लेवल है। तो इस तरह से जुडिशरी इज अ सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड होल। एक ऐसा गवर्निंग बॉडी है जुडिशरी जो सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। वो गवर्नमेंट का एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के दबाव में उनको काम नहीं करना होता है, उनका जुरिस्डिक्शन है वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये भी होता है कि गवर्नमेंट में काम करने वाला कोई मंत्री अगर कोई गुनाह करता है या तो कोई करप्शन करता है तो इवन उसके ऊपर भी केस चल सकता है। सो दैट वे वी कैन से दैट जुडिशरी इज इम्पार्शियल गवर्निंग बॉडी विच इज फंक्शनिंग टोटली सेपरेटली फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, सो इट इज कंप्लीटली अपार्ट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। उसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से टोटली अलग रखा गया है ताकि इम्पार्शियल वे में न्याय हो सके। ये एक पर्पस है, इसलिए आगे बढ़ते हैं।
इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर ऐसा गिव रीजन में क्वेश्चन आए कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, एक्सप्लेन, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ये पैराग्राफ उसका आंसर है। 4 लाइन का छोटा सा पैराग्राफ है कि राज्यों का समुदाय है भारत देश हमारा। ओके, इस तरह से नो स्टेट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। किसी भी देश को स्वतंत्रता नहीं है, किसी भी राज्य को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेट, उसकी गवर्नमेंट हालांकि जरूर होती है, बट दे ऑलवेज हैव टू वर्क अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, the Indian parliamentary system has divided the power according to the principle of division of powers between the center and the state, such that the legislature and the executive is totally independent on each other. Power division कुछ इस तरह से हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट है। वैसे देखा जाए तो इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ जुड़ी हुई भी है। ओके, सो जुडिशरी इज सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ऑर्गन। जुडिशरी ही सिर्फ अलग ऑर्गन हम कह सकते हैं, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट भी है जो है, दे आल्सो हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन, एक नया टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है ब्लू फॉन्ट से, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर का सिद्धांत जो है इसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन में बोर्ड पे लिखा ही हुआ है। डिवीजन ऑफ पावर जिसमें लेजिस्लेचर दो हिस्सों में दो टाइप के लेजिस्लेचर है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। सो लेट अस रीड अबाउट दैट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है। डिवीजन ऑफ पावर का वो अगर हिंदी में मुझे बताना है तो मैं ये कह सकता हूं कि सत्ता का बंटवारा जो होता है, दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ पावर। वो सत्ता का बंटवारा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप जानते ही इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे स्टेट्स भी हैं, उसमें बहुत भारी जनसंख्या है। ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी जो है अगर उसके ही हाथ में पावर होगा सारा, तो वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगी। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द एफिशिएंसी of the administration, it is essential to do the division of power in the system. Administration system में कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए उसका एक डिवीजन होना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं और वही चीज डिटेल में यहाँ पे लिखी गई है। ओके, अब हम पढ़ेंगे द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, उसके नीचे जो लिखा है वो The government carries out the function of the states and these are different from one another. Okay, government जो है वो states के function अलग अलग state के government होती है, सभी state की government होती है और उनके काम भी अलग अलग होते हैं। The function of all the organs of the government are different and all the functions require a certain expertise. कोई भी government का काम जो है वो एकदम एक जैसा नहीं होता है और इसीलिए हर एक गवर्नमेंट, हर एक राज्यों की गवर्नमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको वर्क करना पड़ता है और इसलिए उनको भी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय डिफरेंट पीपल एंड ईच ऑर्गन शुड कैरी आउट इट्स फंक्शन। हर एक ऑर्गन जो है वो अपना अपना काम करती है, लेकिन जैसा मैंने बोला आगे कि उसके लिए सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, टैलेंट, कार्यक्षमता वो होना जरूरी है। बाय डिवीजन ऑफ पावर मिसयूज कैन बी अवॉइडेड। अब पावर डिवीजन का एक फायदा ये भी है कि सत्ता का जो दुरुपयोग होता है उसको अवॉइड किया जा सकता है। ओके, सो मिसयूज कैन बी अवॉइडेड। It is necessary to divide the powers among the 3 organs of the government in order to make the function of government easy and efficient. जो मैंने आगे बोला लगभग वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि सरकार के काम को इजी और एफिशिएंट, ओके, इजी यानी कि आसान और एफिशिएंट यानी कि कार्यदक्ष बनाने के लिए पावर डिवीजन करना जरूरी है। अगर एक ही जगह पे पावर जो है वो पूरी केंद्रित करती है, सेंट्रलाइजेशन एक ही जगह पे अगर होता है
पूरी सत्ता कहीं एक ही जगह पे सबके हाथ मीन्स गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो हो सकता है कि मिसयूज भी हो सकता है उसका, प्लस वो सही ढंग से काम नहीं भी करेगी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू फॉर्मुलेट लॉज बट सम पावर आर सो गिवन टू द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट मिसयूज इट्स पावर। लेजिस्लेचर के हाथ में है लॉज को बनाना, ठीक है, लेकिन कुछ सत्ताएं जुडिशरी को भी दी गई है, एग्जीक्यूटिव्स को भी कुछ अलग से सत्ताएं दी गई है, ताकि कोई एक बॉडी जो है वो सत्ता का दुरुपयोग ना कर पाए। तो तीनों गवर्निंग बॉडीज हम यूं कह सकते हैं कि अलग अलग अपने हिसाब से ऑपरेट करती है। ओके, सिमिलरली द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग पावर्स टू द लेजिस्लेचर। ओके, एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर को कुछ पावर देती है, एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्ट करती है कई बार, ठीक है, और कई बार दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। लेजिस्लेचर ने जिस तरह से डायरेक्शन किया उस तरह से भी एग्जीक्यूटिव को काम करना पड़ता है। सो द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग पावर्स टू द लेजिस्लेचर and the judiciary is controlled by giving powers to the legislature and executive। तो तीनों एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर गाइडेंस या डायरेक्शन भी देते रहते हैं। तीनों ऑर्गन, जो तीनों ऑर्गन की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, वापिस याद दिला दूं आपको, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी जो बोर्ड पे लिखाई है ऑलरेडी, और उन तीनों की हम अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ऑब्वियसली दे ऑल थ्री फंक्शन इन सच अ वे दैट दे वुड बिकम कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। And it also proves that none of the organ has totally centralized and independent power on themselves। ठीक है, एकदम से उनको कोई ऐसी सत्ता किसी ऑर्गन के पास नहीं है जिससे उसका कोई मिसयूज हो पाए। ओके, तो अब जो है वो फर्स्ट वन, लेजिस्लेचर विच इज एन एक्सटेंसिव टॉपिक एक्चुअली, उसकी हम बात करेंगे। लेजिस्लेचर यानी वो जगह है जहां से गवर्नमेंट का पूरा कारोबार या गवर्नमेंट का पूरा काम जो है, कारोबार तो हम नहीं कह सकते एक्चुअली, लेकिन पूरा जो कार्य क्षेत्र है, ओके, वो है लेजिस्लेचर। तो उसके बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है, लेकिन इस लेक्चर में मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि लेजिस्लेचर एक्चुअली क्या है। सो लेट्स रीड। इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शायद अगर आपको मालूम है तो डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरा एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी भी होता है दूसरा टाइप, लेकिन वो फॉर एग्जांपल अमेरिका में है, बाकी कुछ देशों में भी है, लेकिन हम बात इंडिया की करेंगे यहाँ पे, तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ओके, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एट द सेंटर इज सीन एट द पार्लियामेंट एंड एट द स्टेट इज सीन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, लोगों का रिप्रेजेंटेशन हमें पार्लियामेंट में दिखता है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो हर 5 साल में एक बार होता है। ठीक है, वो भी आपको मालूम ही होगा कि हर 5 साल में हमें वोट डालने का एक अवसर मिलता है, जिसके जरिए हम हमारे इलाके का जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो ऑब्वियसली जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा उस एरिया से, और वो जाएगा पार्लियामेंट में, और फिर पार्लियामेंट भी जितनी सीटें हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट की टोटल मिला के 545 सीटें हैं। तो उसमें भी जो पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी वो सत्ता में आएगी। तो कहने का मतलब यही है कि बेसिक लेवल पे अगर हम चले जाएं वापस, तो चुनाव जब होता है तो हर एक एरिया के रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में खड़े रहते हैं, उनको हम वोट देते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो पार्लियामेंट में बैठते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी उसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, और जो पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती है उसकी गवर्नमेंट बनती है। सो ये एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद इवन आपको भी वोटिंग राइट मिलेगा कुछ सालों के बाद, तो वो वोटिंग राइट मिले और आप वोट करने के लिए जाएं, ठीक है, उससे पहले ये सिस्टम का आपको पता होना बहुत जरूरी है।
तो इस तरह से, और उसी तरह से स्टेट लेवल पे भी वही सिस्टम देखने को मिलती है। कोई भी स्टेट हो, या चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र, पंजाब, तो हर एक स्टेट में भी जब उसका 5-5 साल का कार्यकाल होता है गवर्नमेंट का, वो जब पूरा हो जाता है तो वापिस इलेक्शन होता है, जिसमें भी हम वोटिंग करते हैं, ठीक है। और उसमें इलेक्ट होके जो मेंबर विधानसभा में बैठता है उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट में एमएलए कहा जाता है। और वहां पे भी वही सिस्टम के जो पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है उसकी गवर्नमेंट बनती है। ओके, सो एट द पार्लियामेंट एंड ऑफ द स्टेट इज सीन एट द लेजिस्लेटिव असेंबली। The parliament is an important and apex organization of the nation. सबसे हाईएस्ट लेवल का, एपेक्स का मतलब है सुप्रीम, सबसे ऊपर का। तो इस तरह से देखा जाए तो पार्लियामेंट हमारा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश का, क्योंकि वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन करती है। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, हमारी पार्लियामेंट में सबसे ऊपर के लेवल पे प्रेसिडेंट और उनके जो ऊपरी होते हैं वो है वाइस प्रेसिडेंट, वो आते हैं। और अगर दो हाउसेस की बात करें तो राज्यसभा, ओके, और फिर लोकसभा है। और लेजिस्लेचर जो है वो ठीक है, वो 2 टाइप की होती है। लेजिस्लेचर जनरली आर ऑफ 2 टाइप्स, जिसमें पहला टाइप है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, और दूसरा है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है। जो हाउस का जो एक ही हाउस होता है, जहां पे एक ही हाउस होता है, उसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज लिखा है, व्हेन द लेजिस्लेचर इज कंसिस्टिंग ऑफ 1 हाउस ओनली, तो दैट इज नोन एज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। एंड बाइकैमरल, बाइ का मतलब 2 होता है, कि जहां पे 2 हाउसेस होते हैं उसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। So when the legislature is consisting of 2 houses, then it is known as bicameral legislature. ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के लेजिस्लेचर होते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 73 का, एट द सेंट्रल लेवल द अपर हाउस इज नोन एज लोकसभा, सॉरी, अपर हाउस इज नोन एज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज राज्यसभा, एंड लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही है, तो आपको पता ही होगा। लेकिन स्टेट लेवल की अगर हम बात करें, एट द स्टेट लेवल द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, लेकिन काफी राज्यों में सिर्फ एक ही हाउस होता है, तो यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जैसे कि गुजरात में एक ही हाउस है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। कुछ राज्य ऐसे भी है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, ये दोनों है। तो यहां पे लिखा भी है कि स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आल्सो। तो ये 3 स्टेट्स ऐसे आपको याद रखना है, यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहिए एक्चुअली, कि 3 राज्य ऐसे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, वहां पे विधानसभा के अलावा, लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद भी है। ठीक है, यानी ये स्टेट्स में 2 हाउसेस हैं, गुजरात में एक ही है, बाकी सारे राज्यों में भी एक ही है। ओके, अब आने वाले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में। ठीक है, सो अंटिल देन यहाँ पे हमारा ये लेक्चर यानी कि चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। ओके, आपको कोई डाउट रहता है तो बाद में आप मुझे पूछ सकते हो, मैसेज सेंड करके। सो बेसिकली दिस इज इट फॉर नाउ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड दैट्स इट।